नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज का खुसूसी प्रोग्राम दुनिया बोल है, रमज़ान स्पेशल, और मेरे साथ मौजूद हैं सहरिश ज़ुहैब। और प्रोग्राम का आगाज़ सहरिश हमेशा की तरह हदीस मुबारक से बिल्कुल हदीस मुबारक से आगाज़ करेंगे। हदीस बड़ी खूबसूरत है। हुजूर पुरनूर नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शय के लिए ज़ुकात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा आधा सब्र है। माह सयाम के 18वें रोज़े की खुसूसी रमज़ान नशरियात का हमने आगाज़ कर बिल्कुल। और आज खुसूसी नशरियात जो है वो इसलिए भी हम 18 रमज़ान मुबारक आगे सिर्फ कल का दिन और उसके बाद मोतक़िफ़ हो जाएंगे बहुत से एतकाफ़ करने वाले रोज़ादार। तो अब तेज़ी के साथ रमज़ान मुबारक ये कहा जाता है ना कि पहला अशरा जब गुजरता है तो स्पीड कदरे तेज़ होती है, जब मिड ऑफ रमज़ान हो फिर उसके बाद पता ही नहीं चलता, तेज़ और ज़्यादा हो जाता है। बहरहाल रमज़ान मुबारक में इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिए अपना, और आप कुछ खबरों की जानिब बढ़ेंगे। और वो खबर बड़ी एक अहम है। मुश्तरका मफादात कौंसल से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मुश्तरका मफादात कौंसल की तश्कील नौ कर दी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को कौंसल में शामिल कर लिया गया है, जबकि वज़ीर ख़जाना को कमेटी से बाहर कर दिया गया। तश्कील नौ का नोटिफिकेशन 25 मार्च को जारी किया गया। कादर खान मंदोखेल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कादर खान मंदोखेल साहब, आपके वक्त का भी। आप पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं, कानूनदान भी हैं। पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, ये मुश्तरका मफादात कौंसल में हमेशा वज़ीर ख़जाना शामिल होते हैं और चारों वज़ीर आला और चीज़ें लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन ये पहली बार वज़ीर ख़जाना बाहर हैं और साबिक वज़ीर ख़जाना मौजूदा वज़ीर ख़ारजा उसका हिस्सा हैं। ये कुछ अलग है, क्या आइनी तौर पर ये ठीक था? नहीं, आईनी तौर पे तो कोई गलत नहीं है। अच्छा। ये तो वज़ीर आज़म की सौअदीद है कि वो जिसको कमेटी का मेंबर बनाना चाहे, सरबरा बनाना चाहे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरे ख्याल में, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि चूँकि इसहाक डार साहब को वज़ारत ख़जाना का तजर्बा है, लेकिन नागुज़ीर वजूहात की बिना पे वो वज़ीर ख़जाना नहीं बन सके, तो कम से कम इनके यहाँ पे काम लिया जाए, तो मेरा ख्याल में यही बेहतर समझा है वज़ीर आज़म ने। सही। अच्छा, मैं चाहूँगी कादर साहब, इससे पहले कि हम मुश्तरका मफादात काउंसिल की जो अफादियत है उस पर बात करें, अभी बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है जो बड़ी खुशाइंद है। अमरीकी सदर की जानिब से एक ख़त लिखा गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, और साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक किया गया और कहा गया है कि भाई एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है और चैलेंजेस का सामना करना है जो दरपेश है खित्ते को, दुनिया को। किस तरह देख रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ये? मेरे ख्याल में एक मरतबा फिर सातवें बेड़े की तरफ बेवकूफ़ बना रहा है अमेरिका। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह गैस की शॉर्टेज है, बुरान है शदीद, पीपल्स पार्टी ने 2008 से 13 तक जो है ना वो लाइन उसके साथ मुआहदा की ईरान के साथ, और उसके बाद जब अगली हुकूमत आ गई नवाज शरीफ साहब की, उस पर काम नहीं हुआ। PTI की हुकूमत आई, उस पर काम नहीं हुआ। तो फिर ईरान ने जो है ना वो बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत जुर्माना की भी हकदार थे, लेकिन उन्हें जुर्माना नहीं लिया, पड़ोसी होने के नाते या जो भी है। लेकिन आज भी आप देख रहे हमारे मुल्क में गर्मियों में भी लोड शेडिंग हो रही है, सर्दियों तो हम गुजार चुके हैं और आगे भी सूरत हाल खराब होगी। और इस हवाले से अमेरिका की जो तर्जुमान है जिसका बयान आया था कि ये मुआहिदा अगर होगा तो फिर ईरान के साथ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक तरफ तो वो धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ मैं तो ये कहूँगा मई बाप अमेरिका से कि आप ये हमारे मसले हल कर दे, हम न किसी की तरफ देखेंगे, न चाइना की तरफ देखेंगे, ना ईरान की तरफ देखेंगे, आप करें। मगर आप खुद करते नहीं हो, किसी और को करने नहीं देते हो, तो ये दुगली पॉलिसी हमारी अपनी जो इत्तेफाक नहीं है सियासतदानों का, और इस वजह से ये अमेरिका हमारे साथ खेल रहे हैं। 80,000 जाने हमारी अफगान वार की वजह से जा चुकी है, जो कि टोटली हमने अमेरिका के लिए लड़ी थी। और अब जो गैस को बुरान है, जहां ईरान के साथ हमारी बॉर्डर तक लाइन मुकम्मल हो चुकी है, वो भी बिल्कुल गैर जरूरी जो पाबंदियां हैं मंदोखेल साहब, वो तो बिल्कुल पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, पाकिस्तान को अपने फैसले करने दिए, जहां बेजा पाबंदियों का जो धमकियां एक आ रही हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हालात अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के बेहतर हों और पाकिस्तान को भी अपनी मर्जी से करने दिया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, पहले एक बड़ा गैप सा रहा है। या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पंजाब में थी, विफाक में थी, सिंध के लिए बड़े मामला थे, ऐलान होते थे, मिलता कुछ नहीं था। अब की बार काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, एक सूबे में KPK में PTI की हुकूमत है, इधर 2 सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक में नून लीग है। तो सर सबसे पहले तो उन सूबे के लोगों का हक है कि उनको वही कुछ दिया जाए जो उनका हक बनता है। अब की बार उम्मीद तवक्को कर सकते हैं कि विफाक में बैठी हुई नून लीग इक्वली सबके साथ ट्रीट करे और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो मामलात हैं वो वाकई कॉमन तरीके से आगे बढ़ पाएं?
देखिए, आपको ये बात याद दिला दूं कि ये 2008 और 13 के बीच में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो एनएफसी अवार्ड जो है ना पहली मर्तबा मुतफ़क़ा जी तौर पे बिल्कुल। चारों सूबों को, और उसमें बिल्कुल पंजाब ने किरदार अदा करते हुए और इन्हें सूबों को उसके जो बनता है हक वो उसको दे दिया। अब कौन क्या साजिश हो रही है कि फिर से किया जा रहा है, कौन सी मौत पड़ गई है, किस इसके ऊपर किया जा रहा है और क्यों करा जा रहा है। और खास तौर पे छोटे सूबों को जहां 18वीं तरमीम के जरिए पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में इख्तियारात दिए गए और एक मरतबा फिर उससे इख्तियारात छीने जा रहे हैं वफाकी, और आगे जाके न जाने क्या क्या प्रॉब्लम चले आ रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर मुल्क कंगाल है तो उस वक्त भी कटौती नहीं हुई है। आज भी सिंध, बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा जो है ना वो वफाक कर्जदार है, तो फिर मजीद क्यों कम किया जा रहा है। ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो उसका भी एक शेड्यूल होता है कि मिसाल के तौर पे रुपए आ गया तो रुपए पूरे तरह से, और आना था जो रुपए की बजाय 80 पैसे आ गया तो उसको सोचा जा सकता है कि ठीक है, अगर रुपया आता तो पूरा मिल जाता, 80 पैसे आ गए तो लिहाजा कम करने पड़ेंगे। लेकिन इस मरतबा वो सूरत नहीं है जो माजी के 16 महीने की हुकूमत थी, जहां मुल्क श्रीलंका और तुर्की और पता नहीं क्या क्या पीटीआई के लोग जो है ना वो जी पेशन गोई करते थे, वहां से तो हम निकल आए गए। अब कौन सी मौत पड़ गई है जो ये सूरत का सामना करना पड़ रहा है। सही। अच्छा, मुझे मंदुखेल साहब ये बताइएगा कि माजी में हमने देखा है जरदारी साहब का गिला ये रहा है, शहबाज शरीफ साहब से ही रहा है, ज़ाहिर है जो 16 महीने पीछे गुजरे थे कि मशवरे जो हम देते थे उस पर अमल नहीं किया जाता था, और हमने तो ये देख के ट्रस्ट किया था कि भाई सुबह शाम काम करते हैं। तो अभी ये जो कॉमन इंटरेस्ट के सारे मामलात हैं, आप लोगों की स्टैंडिंग क्या है? मैं स्पेसिफिकली पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ। हमारी स्टैंडिंग यही है जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। हम किसी तौर पे सिंध का, बलूचिस्तान का और इवन पुख्तनख्वा का भी हिस्सा हम नहीं कम होने देंगे। छोटे सूबों का है, पहले ही यहाँ पे पसमानदगी है, पहले ही यहाँ गुर्बत है, पहले ही यहाँ तालीम न होने के बराबर है, पहले ही यहाँ बहुत सारी जो सहूलतें उनको फकदान है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप उनके फंड कम करेंगे तो मजीद ये सही कर जाएगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी पूरा का पूरा सही। अच्छा मंदोखेल साहब, दो सूबों में आपकी हुकूमत है और इस हुकूमत मतलब है कि आप बड़े एक स्टेक होल्डर हैं, आईएमएफ की तरफ भी अब जा रहे हैं, मुश्किलात में भी हैं, तो क्या अब आईएमएफ के बाद हालात में बेहतरी की तवक्को और उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, एक वो आया था एक वीडियो, अगर आपकी नजर से भी दौड़ के, एक शख्स कचकोल लेके जमीन पे जो है ना वो अपने आप को रगड़ आता, कोई कचकोल उससे लेके भागा तो वो खड़े होकर उसके पीछे भागा। तो हमारे भी ये हिसाब है, न जाने ये कचकोल कब हमसे लोग लेके भागेंगे और हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। तो ये सूरत हाल बता रहे, एक से एक प्रोग्राम के बाद ये बताया जा रहा है ये आखिरी प्रोग्राम है, उसके बाद कचकोल तोड़ेंगे। और ये बात यकीनन माजी की तमाम हुकूमतों ने की है, इवन पीटीआई ने तो ये भी बात की है कि हमने दोबारा जो है ना वो आईएमएफ की तरफ गए तो हम खुदकशी करने पे जाएंगे। लेकिन उन्होंने खुदकशी करने की बजाय 26,000 अरब लिए और प्रोजेक्ट क्या दिए, अंडे, मुर्गे और ये सारी चीजें, और फिर उसके बाद जाके दिए लंगर खाने। तो मुझे बताओ कोई मेगा प्रोजेक्ट नौजवानों के लिए, खवातीन के लिए। लेकिन मंदोखेल साहब, अभी भी तो जो आईएमएफ में जा रहे हैं, आपकी जमात बड़ी स्टेक होल्डर है, तो कंसर्न तो फिर आपका है शामिल कि ठीक है हम इसके साथ है, आपकी मुशावरत के साथ, आपके साथ ही हुकूमत गई होगी अब की बार भी आईएमएफ नहीं। और दूसरा मंदोखेल साहब, अभी आज ही की खबर है कि यकम से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, तो हमें तो महंगाई का एक नया तूफान नजर आ रहा है आगे। हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यकीनन पीपल्स पार्टी की मुशावरत है इसके अंदर। पीपल्स पार्टी के पास रास्ता क्या है ये भी तो आप देख ले, सोच ले। हमारे पास रास्ता यही है कि हमने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। पीटीआई वालों से जो बात की, ऑफर किए गई, उन्होंने रिफ्यूज किया है। और एक तरफ तो मौलाना साहब को जो गालियां देते थे उनको अपने साथ तहरीक पे लेके चल रहे हैं, और दूसरी तरफ वो किसी और से बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन यही था कि हमने वफाकी हुकूमत को सहारा दिया है, क्योंकि हम न देते न तो असम्बली खड़ी होती, न वफाकी हुकूमत बनता। लेकिन साथ साथ ये भी बात सच है कि हुकूमत चाहे कोई भी हो, उनका नजला सिर्फ इन 2-3 चीजों पे गिरता है, या तो पेट्रोल पे या गैस पे या बिजली पे। लेकिन आपको याद होगा माजी में या अभी हाल ही में भी इलेक्शन 8 फरवरी की भी बात आपको बता दो, जहाँ हम नौमान पे कंट्रोल कायम करने के लिए मोबाइल और व्हाट्सएप वगैरह बंद कर लेते हैं, तो
तो मैं ये समझ रहा हूँ कि महंगाई कम करने के लिए पेट्रोल गैस के अलावा भी कोई चीज है, ये जो बड़े बड़े 10-10 बंगले करोड़ों रुपए तो के खास लोगों एक ने मुश्किलात रखे, है, टैक्स लेकिन ये है कि आएगा, मामलात जो गाड़ियों हैं पे टैक्स वो आएगा। चीज़ें सामने भी होंगी। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब कुछ ताजरों के हवाले से बिल्कुल कि नए मुदस्सिर, जैसा टैक्सेस कि और ताजरों की महंगाई नाराजगी। की बिल्कुल ऐसा ही है। IMF के मुतालबे पर छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 1 अप्रैल से होगा, जिसमें इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत 6 बड़े शहरों के परचून फरोशों को रजिस्टर्ड किया जाएगा। ताजिर दो स्कीम के तहत परचून फरोश से 1 जुलाई 2024 से टैक्स वसूली शुरू होगी, मगर परचून मालिकान को टैक्स नेट में लाने पर ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस पर बात करने के लिए ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर हैं अतीक मीर साहब, वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल, अतीक मीर साहब से बात करते हैं इस सूरत हाल पर कि मीर साहब ये मामलात जो हैं वो उसका आगाज़ हो गया है। मीर साहब ये बताइएगा कि ये छोटे ताजरों के लिए फ़िक्स टैक्स तरह का है दुकानों के हिसाब से, तो इससे दुकानदारों के अंदर बेचैनी है देखने में आ रही, हालांकि ये बड़ा पुराना सा मामला चल रहा था। तो अब कुछ मामलात आपके साथ सेटल हो रहे हैं कि वाकई अब टैक्स भी दिया जाएगा और वो फिक्स टैक्स भी मंजूर हो रहा है ताजरों की जानिब से? मैं समझता हूँ कि माजी में जब कभी भी हुकूमत की जानिब से या FBR की जानिब से जो कोशिशें हुई वो या तो ज्यादा से ज्यादा नेट में मेंबर्स बढ़ जाएं, यानी इसको वसी किया जाए, फाइलर्स की तादाद को बढ़ाया जाए, और दूसरा ये कि सेल्स टैक्स में ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं, और तीसरा ये कि इंटीग्रेशन हो जाए हर दुकानों के ऊपर, लोग मशीनें लगा लें, और ये जो कोशिशें होती रही, और दूसरा दस्तावेजी निज़ाम मैशत जो है, ये तमाम तर कोशिशें मैं गुज़श्ता 20 साल से देखता हूँ। सही। लेकिन चूंकि इसके लिए ना तो मुकामी तिजारती हालात मुवाफिक रहे, ना ही पॉलिसी को ऐसी आई जो मुकामी मैशत के मुताबिक पेश की जाती है। तो अब मीर साहब, अभी आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? वैसे तो ज़ाहिर है बड़ा खुशाइंद है कि रजिस्टर्ड होंगे, ग्रे मार्केट का खात्मा होगा और ज़ाहिर है चीज़ें जो हैं वो लीगली प्रॉपरली चलेंगी। अभी क्या तहफ़्फ़ुज़ात है आप लोगों के? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि इनकम टैक्स में तो लोग फाइलर बन रहे हैं और इसकी कोशिश भी होनी चाहिए, जो कि पहला मरहला है। उसके बाद की कोशिशें कि आप इंटीग्रेशन करें, उसको सेल्स टैक्स में लाएं, या उससे दस्तावेजी निज़ाम के लिए इसको, लेकिन डायरेक्टली वो तमाम तर चीजें मैं देख रहा हूँ कि एक साथ पेश की जा रही हैं, जो कतई तौर पर स्टेक होल्डर्स की समझ से बालातर है। अब ये हम मीडिया पे सुन रहे हैं कि ये एक नया टैक्स सिस्टम लाया गया है, लेकिन अब तक हमें इसके खतोखाल के बारे में मालूम नहीं है, इसके सियाक को सबाक के बारे में कुछ इल्म नहीं है। इस तरह कभी पॉलिसी नहीं लाई जाती। देखिए, जब तक चैम्बर्स को, फेडरेशन को एतमाद में नहीं लिया जाता, जब तक के मीर साहब ये भी आप ताजरों पे, रिटेलर्स पर, होलसेलर्स पर ये भी बहुत ज्यादा तनकीद होती है कि वो इस सिस्टम में आना नहीं चाहते हैं। एक खाता ओरिजिनल है, एक खाता नीचे है, तो ये जो जितना भी कैश फ्लो है वो कुछ और है, बाहर कुछ और नजर आ रहा है। तो बहुत बड़ी एक मार्केट है जिसका टैक्स नेट बिल्कुल ना होने के बराबर है। फिर जब GST की मशीन्स लगाने की बात हो रही थी तब भी प्रॉब्लम हुआ कि हम पर ना लगाई जाएं। तो ये भी आपसे गिला वो करते हैं कि आप लोग साथ नहीं देते इसमें। देखिए, इससे बढ़कर साथ क्या है कि हम हर तरह का टैक्स देते हैं। हम महंगी तरीन बिजली, महंगी गैस, महंगा पेट्रोल, उसके बावजूद फिर मैशत की शर नमू की जवाल पजीरी, सब कुछ फेस करते हैं। फिर हमसे कहा जाता है 18% आप खरीदार से सेल्स टैक्स भी वसूल करें। तो देखिए, इस महंगाई में मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि माशी इमरजेंसी नाफिज हो, आप मजीद कीमतें महंगा बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल एक मरहला है। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि ये 6 शहरों में स्कीम लाई गई है, जिसमें लाहौर, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर और रावलपिंडी है। मुझे बताइए, क्या फैसलाबाद पाकिस्तान का एक तिजारती शहर नहीं है? क्या मुल्तान में तिजारत नहीं होती? क्या गुजरात में तिजारत नहीं होती? सियालकोट कोई छोटा शहर है, गुजरांवाला एक बहुत बड़ा तिजारती शहर है। तो ये तखसीस
ने इस वक्त इसको और भी मुतनाज़ बना दिया। चलिए अभी देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या सामने आता है कि रजिस्टर जो किया जाएगा वो किस तरह किया जाएगा, किन मराहिल में किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपने का इजहार किया है। अभी मुदस्सिर हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल, और कहा जाता है सरिश कि काम करते करते नाम हो जाएगा, मगर जब बात हो लोगों की भलाई की तो फिर जल्द ही वो लोग आवाम के दिलों में अपना घर कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अतीक आफरीदी, जो कि एक्ट ऑफ काइंडनेस के बानी हैं और मुस्तहिक लोगों की भलाई के कामों में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग में इन्हें फलाही खिदमात पर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। इस वक्त अतीक आफरीदी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बानी एक्ट ऑफ काइंडनेस के। अस्सलाम वालेकुम अतीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब कोई भी काम हमने शुरू करना होता है ना, उसकी इब्तिदा आसान नहीं होती है। इंसान सोचता है, फिर वो देखता है कि मेरे आगे हर्डल्स कितनी है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसके पीछे एक इंस्पिरेशन होती है जो इसको मोटिवेट करती है कि काम आपने करना है और ये आप कर सकते हैं। वो क्या थी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का अपने शो में। इसके पीछे इंस्पिरेशन यही थी कि हमने 23 मार्च 2016 से वॉल ऑफ काइंडनेस से एक्ट ऑफ काइंडनेस पाकिस्तान का आगाज़ किया। जैसे कि 23 मार्च पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे होता है, तो हमने ये डेट इसलिए भी चूज़ की कि हमने अपने साथ एक रेजोल्यूशन और एक अहद करना था कि हम ही इस मुल्क का सरमाया हैं, और जितने भी हम यूथ हैं या मोस्टली स्टूडेंट्स हैं या वॉलंटियर्स जो हैं, हम ही इस मुल्क का सरमाया, और हमने इस मुल्क को संभालना है। वो लोग जिनको हमारी ज़रूरत है, जो लेस फॉर्चुनेट हैं और अपने मुल्क की उसमें तरक्की में किरदार अदा करना है हमने। तो यही एक इसके पीछे एक वो था, जज्बा था, एक वलवला था कि हमने इंशाल्लाह अपना पार्ट प्ले करना है अपने मुल्क की तामीर तरक्की में। और इसी तरह 3-4 लोगों से ये कारवान हमने शुरू किया था, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में हमारे साथ वॉलंटियर्स मौजूद हैं अक्रॉस द कंट्री और काइंडनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक तो नाम बड़ा अच्छा एक्ट ऑफ काइंडनेस रखा है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा किन कामों पर ज़्यादा आप फोकस समझते हैं? और ये इंस्पिरेशन तो होता है, हमारे पास बड़े मसाइल हैं को आप बड़ा करीब आपके दिल के हो, दिमाग के हो कि यार ये काम जब मैंने देखा तो मुझे लगता है इस पे काम करना चाहिए, वो आइडिया, और फिर अभी जो कर रहे हैं उस पर फोकस ज़्यादा किस पे रखा हो? जी सर, बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं खुद जिस तरह लाइक एक प्रोजेक्ट है हमारा मैट खिदमत, जो कि मेरे दिल के भी बहुत करीब है, और जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने अक्रॉस द पाकिस्तान 123 मेडिकल कैंप्स किए हैं, जिसमें हमने थर में भी किए हैं, सेवन शरीफ में हो गए, मेहड़ में हो गए, या इसके अलावा KPK में किए हैं, कश्मीर में किए हैं, बॉर्डर्स पे हमने किए हैं, दूर दराज इलाकों में जितनी भी पहाड़ी इलाके हैं, रूरल एरियाज़ हैं, तो वहाँ हमने देखा है कि बुनियादी तिब्बी सहूलियात का बहुत ज़्यादा फुकदान है। लाइक वहाँ पे इवन डिस्पेंसरीज नहीं है, वहाँ पे प्रोफेशनल डॉक्टर्स नहीं हैं, तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी होती है। लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी बड़ी बीमारी आती है या कोई इमरजेंसी की सूरत हाल होती है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हिली एरियाज़ में लाइक कश्मीर कह लें, आप चित्राल कह रहे हैं, गिलगित कह लें, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत मसला होता है, लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, और उसके अलावा हॉस्पिटल में भी उस तरह से सहूलियात नहीं होती, और डॉक्टर्स भी उस तरह से अवेलेबल नहीं होते। तो इंशाल्लाह मैट खिदमत जो हमारा इसका आगे विजन है कि इंशाल्लाह हम डिस्पेंसरीज की तरफ जाएंगे, डिस्पेंसरीज का क्याम करेंगे वहाँ पे। अच्छा अतीक साहब, इसके अलावा एम्बुलेंस कहा सर्विसेज जाता का है कि इस तरह के फलाही इदारे चलाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, इसको तो जिहाद कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा। तो मुझे ये बताइएगा, आप चूंकि हालात इस तरह के हो गए, इन्फ्लेशन आपको पता है कितनी हाई है, तो किस तरह फिर आप ये मैनेज कर रहे हैं? जाहिर है आपकी भी फाउंडेशन का कोई मैकेनिज्म होगा फंड रेजिंग के हवाले से, कुछ बताएंगे उस बारे में? जी बिल्कुल, काम तो कोई आसान नहीं होता, लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होता है, और दूसरों की आसानी के लिए आपने अपनी आसानियां कुर्बान करनी होती हैं। तो इसी जज्बे के साथ हम इसको लेके चल रहे हैं, और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी कहना चाहूँगा जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं
कि हम टोटली वॉलंटरीली बेसिस पे काम कर रहे हैं। लाइक मोस्टली हम स्टूडेंट्स हैं और कुछ लोग हमारे साथ प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन हमारे ओवरहेड्स हो गए या ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए या इस तरह जो सैलरीज वगैरह होती है मेन स्ट्रीम एनजीओज़ में, हम उस तरह से काम नहीं करते, बल्कि हम टोटल वॉलंटरीली बेसिस पे काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हो गए, या जो हमारा अपना सोशल सर्कल है उसको इफेक्टिवली वे में यूज़ करके, इवन मेरे टीचर्स हो गए या मेरी यूनिवर्सिटी के जो बैचमेट्स होते थे, जूनियर्स सीनियर्स, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह असल में वॉलंटियर्स का एक हमने ऐसा पूल तैयार किया है कि जो किसी भी टाइम इंशाल्लाह पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत होगी तो वो इंशाल्लाह उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। और हम इसी तरह इन्हीं वॉलंटियर्स को यूज़ करके और उन्हीं के थ्रू सारा कुछ कर रहे हैं। सही। अच्छा, एक चीज़ आफरीदी साहब मैं ये जानना चाहूँगा आपके कि मुख्तलिफ काम हैं, वो समझा जा रहा था कि मुख्तलिफ आपने जैसे मेडिकल के हवाले से बताया, कुदरती आफात के हवाले से डिफरेंट चीज़ें हैं, वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक मामला बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा है, तो तालीम का है, बच्चों के साथ यतीम बच्चों के मामला हैं, तो इस पर आप कुछ प्लान कर रहे हैं? क्योंकि ये एक बड़ा इशू अहम है कि अगर आज एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है वो बच्चे तैयार करे जो अगले आने वाले पाकिस्तान का भी मुस्तकबिल हों, और ऐसी सारी चीज़ों से वो नबर्द आजमा भी हों जो आज आप निपट रहे हैं। जी सर, बिल्कुल एजुकेशन पे भी हम काम कर रहे हैं। जितनी भी इस तरह मोस्टली अगर ऑर्फन्स बच्चे हो गए, होनहार तालिब इल्म हो गए जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको हम उनके लाइक स्कूल के फीस में हो गया, या अगर यूनिवर्सिटी के हमारे साथ कॉलेज के इस तरह स्टूडेंट्स आते हैं जो कि पढ़ नहीं आते, या इस तरह कुछ स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं, कुछ ऑर्फनेजेस जो उनके बच्चे पढ़ रहे हो, तो हम उनको ही डायरेक्टली स्पॉन्सर करते हैं, डायरेक्टली उनको सपोर्ट करते हैं। और जिस तरह आपने बात की कि ऑब्वियसली कि उन्हीं वही बच्चे पढ़ के तो आगे इंशाल्लाह आएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, तो हमने इस तरह काफ़ी ज़्यादा ऑर्फनेजेस हैं हमारे साथ, स्ट्रीट स्कूल्स हैं, तो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं एजुकेशन में। आप सिर्फ कराची में काम कर रहे हैं या फिर मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर जगह से आप लोगों की मतलब कोऑर्डिनेशन है, किस तरह से काम हो रहा है? हम खुद इस्लामाबाद में होते हैं, लेकिन हमारी इवन कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह टीम है, हैदराबाद में भी टीम है। जब हमारे थर साइड पे मेडिकल कैंप्स होते हैं या वाटर पंप्स के लिए हम विज़िट करते हैं, तो हम फिर कराची से अपने दोस्त डॉक्टर्स हो गए या हैदराबाद से डॉक्टर्स हो गए, उनको पिक करते हैं। इसके अलावा जितने भी बड़े शहर हैं, लाहौर कह लें, सियालकोट कह लें, या पेशावर, मर्दान, KPK में, हर जगह पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टीम्स हैं, वॉलंटियर्स हैं। सही, बहुत शुक्रिया आफरीदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक्ट ऑफ काइंडनेस, और ऐसे लोग अगर इस तरह से पूरे मुल्क में काम करते रहें तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं बेहतरी का एक जो चिराग जलता है ना, वो आगे रोशनी फैलाने में मददगार रहेगा। और ऐसे लोगों की तो अल्लाह ताला भी मदद फरमाता है और तभी ये सिलसिला आगे चलता है। बहुत अच्छा लगा अतीक साहब से बात करके। अभी हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे। कीप वॉचिंग अस। आपको खुशामदीद कहते हैं, और आज एक और शख्सियत के साथ हम मिलवाने वाले हैं जनाब, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कौमी खिदमात के जज्बे से सरशार हमारे ब्यूरोक्रेट मोहम्मद सरवर गोंदल साहब को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। सरवर गोंदल साहब ने हालिया चंद सालों में पाकिस्तान की बेइंतहा खिदमत की। बतौर IT एक्सपर्ट उनकी यूनीक और जदीद आइडियाज़ की बदौलत कोरोना के वक्त पाकिस्तान बहुत बड़े माली नुकसान से बचा रहा। सरवर गोंदल साहब से हम मुलाकात करेंगे। क्या ज़बरदस्त माहौल था और बड़े एजाज़ की बात है, सरवर गोंदल साहब इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुके। सरवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त एजाज़ से आपको नवाजा गया है। सबसे पहले तो मुझे अपनी फीलिंग्स बताएं, आपको कैसा महसूस हुआ जब आपको कॉल आई कि आपको मुंतखब कर लिया गया है? बहुत शुक्रिया आपका बोल न्यूज़ का कि जिन्होंने ये मौका दिया और आपसे बात करने का मौका मिला, और आपका चैनल क्योंकि इतना बड़ा चैनल है और उसके व्यूअर, और आपका प्रोग्राम खास तौर पर बहुत पूरी दुनिया में देखा जाता है और YouTube पे और बाकी भी सोशल मीडिया पे देखा जाता है। तो ये फीलिंग तो ये देखें, जब आप मुल्क कौम की खिदमत करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके सिर्फ नज़र में ये होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। ये देखें, सैलरी, तनख्वाहें, बाकी मुआवजे, ये सारी चीजें मिलती हैं, हर इंसान को मिलती हैं जो भी काम करता है, लेकिन बड़ी डिलीवरी के लिए ये आपके जहन में होना चाहिए कि आप सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं, और आप जो काम करना चाह रहे हैं उससे मेरे मुल्क कौम का, मेरे मुल्क में रहने वाले लोगों का इससे बेनिफिट्स होंगे। तो यकीनन ये बहुत बड़ी फीलिंग है, और मैं सदर पाकिस्तान का और रियासत पाकिस्तान का इंतहाई मशकूर हूँ
कि जिन्होंने मुझे ये एजाज से नवाजा है, और मैं बिल्कुल इससे आगे भी जो है वो काम करना चाहूँगा। और बड़ी अच्छी फीलिंग है जी, और जब आप डिलीवर करते हैं और आपकी रिकॉग्निशन होती है तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अच्छा, जो आपका स्टैट्स का इकट्ठा करना, मरदमशुमारी, स्पेशली अब हम बात करें, कोरोना के दौर था, पूरी दुनिया एक तरह से बदली, पाकिस्तान में भी वो एक बड़ा अहम मामला था। उस वक्त आपने ये पूरा एक डिजिटल मरदमशुमारी का एक डिजिटल डाटा इकट्ठा करना, उसके क्या फ़वाइद थे और अब वो किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है या हो सकता है? आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारी स्मार्ट लॉकडाउन के लिए हम हीट मैप बना रहे थे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और क्योंकि ये आइडिया भी मेरा था और मैंने इसको लीड भी किया था कि जो हीट मैप बनते थे, उस वक्त हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, उस वक्त 2017 का डाटा था, यानी डिजिटल सेंसस उस वक्त नहीं थी। सही। तो हमें ये तो पता चल जाता था कि ये ब्लॉक है, इसके अंदर इसके कोऑर्डिनेट्स का भी पता था, और उसके अंदर हमें ये पता चलता था कि कितने लोग रह रहे हैं, उनकी घरों का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कच्चे घर कितने हैं, पक्के घर कितने हैं, आपके घरों में गैस है, बिजली है, ये सारी चीजें तो समझ आती थी। सही। और हम उसको लेके वहाँ पे पेशेंट को उस ब्लॉक के अंदर रख के उसकी कोरिलेशन करते थे, और दूसरे डाटा को मैच करने के बाद उसका स्मार्ट लॉकडाउन लगता था। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता था कि किधर हॉस्पिटल है, किधर कॉलेज है, किधर यूनिवर्सिटी है, किधर एम्बुलेंस खड़ी है, और किधर हॉस्पिटल है जिसके अंदर जाना है इस पेशेंट ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 2023 की डिजिटल सेंसस हुई है, उसके अंदर अब आपको पता चलता है कि ये हॉस्पिटल है, इसके अंदर उसमें कितने वेंटिलेटर हैं, फिर आप उसकी लेयरिंग जब करेंगे, ये सारी चीजें, और कितनी दूर वो हॉस्पिटल का डिस्टेंस कितना है, अगर आप ये सारी चीजें अब आपको नजर आती हैं। अब तो इसका मतलब गोंदल साहब, 1 क्लिक पर हर चीज जो है वो है अवेलेबल अब आप रियासत पाकिस्तान के पास, कि कहाँ किधर क्या कुछ है। आप ये देखें, मैं आपको सिर्फ इसमें ये बात बताऊं कि अगर इस वक्त जो हमारे पास, जिस तरह हमने स्मार्ट लॉकडाउन के हीट मैप बनाए थे, हम आपके लिए लिटरेसी के हीट मैप बना सकते हैं। यानी डैशबोर्ड अभी बन रहे हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ सर्वर साहब, थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, मैं क्विकली आपसे एक बात और पूछना चाह रही हूँ कि रिसेंटली अभी एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है कि फैसला किया गया कि रजिस्टर्ड किया जाएगा छोटे दुकानदारों को। दुकान शुमारी जो कि पहले 1998 में भी हुई थी, उसकी बेसिस पर अभी फिर से काम शुरू होने जा रहा है। ये कितना आसान है और इसको जदीद तरीके से कितना बेहतर और जल्दी किया जा सकता है? देखें जी, दो चीजें होती हैं, एक होती है रजिस्ट्रेशन और एक होती है उसकी शुमारी करना। जहां तक शुमारी का तल्लक है, वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स अपनी डिजिटल सेंसस के अंदर हर 40 मिलियन जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको जियो टैग कर चुका है। तो हम ये बिल्कुल डाटा जो है वो हमारे पास अवेलेबल है कि कौन सी दुकान है, कौन सी कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है। लेकिन आपने जब उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है, उसका मजीद डाटा जो है वो भी चाहिए होता है। हमारे पास वो तमाम जितने स्ट्रक्चर हैं, दुकान किधर है, कॉलेज किधर है, रिटेल शॉप किधर है, हर चीज का डाटा जो है वो अवेलेबल है, और इसको यूज किया जा सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी प्लानिंग के लिए हर जगह पे ये यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये तो फिर बड़ा ज़बरदस्त होगा कि अगले आने वाले वक्त में यही आपका जो आइडियाज़ हैं वो हो सकते हैं। अच्छा, आप अभी बात कर रहे थे कि हर चीज़ जो है वो आ गई है, तो अब इस चीज़ को यूज़ करते हुए रियासत पाकिस्तान काम कर रही है सर इन चीज़ों पर जो आपने स्टार्ट से इकट्ठे किए? कि देखिए, हमारे अभी जो हम मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का अटैच डिपार्टमेंट है, और हमारी गवर्निंग काउंसिल होती है जिसको हेड करते हैं जो मिनिस्टर प्लानिंग है प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब। जी हाँ। तो अभी हमारी, क्योंकि उनके साथ ये बहुत ज्यादा मीटिंग इस पे चल रही हैं, हम डाटा को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डाटा की कोरिलेशन कर रहे हैं, अपने इनसाइट्स बना रहे हैं कि कोई भी PC1 जब अप्रूव होगा तो पहले से पता चलेगा कि इस जगह पे ग्राउंड रियलिटीज क्या है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है, पहले स्कूल बना हुआ है, कॉलेज बना हुआ है, या किस जगह पे बनना चाहिए। ये तमाम डाटा जो है इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ इदारों के अंदर अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जो डाटा गोंद साहब आप लोगों की टीम और आप लोगों ने बनाया, इसका आप जो है वो फायदा आगे अगले आने वाले दिनों में देखें। बहुत शुक्रिया सरवर गोंदल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे आज। और अब हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद पहुंचेंगे बोल के जायके में।
वेलकम टू बोल के जायके। शेफ मायदा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है किचन में और आज भी हम आपके साथ ज़बरदस्ती रेसिपीज शेयर करने वाले हैं और मायदा बताएंगी रेसिपीज कौन कौन सी हैं। मायदा क्विकली मुझे बता दें आज हम क्या बना रहे हैं। अच्छा सरिश, आज हम ईद के लिए आपके लिए ट्रीट लेकर आए हैं क्योंकि ईद बहुत करीब है। तो आज हम बना रहे हैं शाही देगी कोरमा और हाँ जी, और उसके साथ हम बना रहे हैं आलमंड स्ट्रॉबेरी शेक जो कि जिसमें हम यूज करेंगे करशी का जामे शीरी। जबरदस्त। लेकिन खाना बनाने से पहले हमें पहले अपने हाथ जो है ना वो धो लेने चाहिए। तो जनाब आपने अपने जो हैंड्स है ना वो वॉश करने हैं लाइफ बॉय के हैंड वॉश के साथ। जरा सा ये आपने लिया और इससे आपने अपने हैंड्स को वॉश करना है। 100 टाइम्स आपको जर्म से प्रोटेक्शन देगा विद इन 10 सेकेंड्स। और इस रमज़ान आप लेके आइए अपने लिए लाइफ बॉय का हैंड वॉश, इसको अपने किचन में रखिए और इस रमज़ान अपनी खुशियों को महफूज बनाइए लाइफ बॉय का हैंड वॉश यूज़ करके। लिक्विड सोप है ये और क्या खुशबू आती है हाथों से और 100 टाइम्स मोर प्रोटेक्शन विद इन 10 सेकेंड्स। क्या बात है जी मायदा। अब आप इंग्रेडिएंट्स शेयर कीजिए। सरिश, हमने जो है चिकन पहले से मैरिनेट करके रखा है। मैरिनेशन में हमने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, योगर्ट डाला है हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून, लेमन जूस डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है और सॉल्ट डाला है। हमने चिकन को पहले से मैरिनेट करके रखा है, ठीक है। और अच्छा। ये आधा घंटा पहले बस ज्यादा से ज्यादा आप मैरिनेट करें, इसको बहुत ज्यादा मैरिनेशन की जरूरत नहीं होती। अब हम जो है वो इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा कुकिंग पे चला जाए, फिर हम इसके फर्दर इंग्रेडिएंट्स शेयर कर देंगे। ठीक है जी। हम इसके अंदर डालेंगे हरी इलायची जो कि कोरमे की जान है, इसके बगैर कोरमा अधूरा होता है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है जी। इसमें अब हम डालेंगे तेजपात, तकरीबन 2 पत्ते बस हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दालचीनी, तकरीबन ये इसको बस थोड़ा सा हमने इतनी सी स्टिक इसकी दालचीनी की लेनी है, ज़्यादा नहीं डालना। और हम इसमें तकरीबन 10 से 12 काली मिर्च डालेंगे। हम इसके अंदर लौंग डालेंगे तकरीबन 10 से 12। अब हम इसको बस हल्का सा कड़कड़ाएंगे हार्डली 10 सेकंड तक बस हम इसको करेंगे। चलो जी, आप जब तक इसको कड़कड़ा रही हैं मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि भाई मेरे किचन में मौजूद है ये स्पॉन्ज और साथ में जनाब हमारे ये है जी लेमन मैक्स का लिक्विड सोप। ये 1 ड्रॉप और ये गया दूसरा ड्रॉप। ये झाग बनता जाएगा, बर्तन धुलते जाएंगे, मेहमान आए कोई टेंशन ही नहीं है जनाब बर्तन धोने की, क्योंकि ये 3x मोर टाइम्स ग्रीस को कट करता है और ज़बरदस्त झाग बनाता है, बर्तन धुलते जाते हैं और किसी भी किस्म की टेंशन ही नहीं होती है। किचन आपका साथ में ही फ़ौरन से क्लीन हो जाता है जितना भी काम कर लें आप किचन में। और खुशबू बर्तनों से बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा जेंटली ये डिश वॉशिंग करता है। देखिए फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो गए इसके स्पॉन्ज के अंदर वो ड्रॉप्स। ज़रा सा पानी डलेगा, आप ऐसे दबाएंगे ढेर सारी झाग निकलेगी तो बर्तन धुलते जाएंगे। तो लिहाजा ये आपके किचन में होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ जनाब ये है लेमन मैक्स बार। अगर आपको लिक्विड नहीं चाहिए तो आप बार यूज़ कर सकते हैं और अपने स्पॉन्ज की इस साइड से आप इसको ज़रा सा लगाएंगे और वैसे ही झाग बनेगा, बर्तन धुलते जाएंगे। जी मायदा क्या कर रहे हैं? जी, हमने इसको जो मैरिनेटेड चिकन था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हम इसके साथ साथ ही सारे मसाले हम ऐड करेंगे। अच्छा जी। जिसमें हम डालेंगे कोकोनट फ्लेक्स, खोपरा जो ये इस तरीके से जो फ्लेक्स इसके बने हुए होते हैं, आप इसमें पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना हम इसके अंदर ये डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे आलमंड्स जो कि हमने पील करके रखे हुए हैं, वो हम डालेंगे। आप आलमंड्स का पेस्ट बना के भी इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट तक अब हम इसको थोड़ा सा इसकी भुनाई करेंगे जी। और उसके बाद हम अपनी बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे जब तक इसकी थोड़ी सी भुनाई हो रही है। जी जी। अच्छा, वैसे कोकोनट से इसका टेस्ट कुछ डिफरेंट नहीं हो जाता होगा? सर, शाही देगी कोरमा जो होता है उसमें नट्स और ये जो कोकोनट होता है इसी का फ्लेवर अलग होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा नटी सा फ्लेवर देता है। तो नॉर्मल कोरमा और जो ये शाही कोरमा है इसके अंदर यही फ़र्क होता है। आप इसके अंदर काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं इसको मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए और इसको मज़ीद रिच करने के लिए। चलें, जब तक आप इसके चिकन की भुनाई कर रही हैं तब तक हम नाजरीन को चार्ट दिखा देते हैं। चार्ट पे इसके इंग्रेडिएंट सारे रेसिपी के मौजूद हैं और जनाब इसमें क्या क्या शामिल है। चिकन है जनाब इसमें विद बोन 1 kg, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसमें योगर्ट है,
लेमन जूस 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टेबलस्पून है। और जब इसकी कुकिंग हम करेंगे तो ऑयल डाला पहले मायदा ने, उसके बाद इसमें उन्होंने सारा गरम मसाला डाला है जिसमें आप देख सकते हैं 2 कड़ी पत्ता और उसके बाद दालचीनी 1 स्टिक और हरी इलायचियाँ 5 और तकरीबन 7 से 10 काली मिर्चें साबुत और तकरीबन 10 से 12 उन्होंने लौंग डाले हैं। उसके बाद ये मैरिनेटेड चिकन है वो डाली है, कोकोनट इसमें पाउडर या फ्लेक्स डाल देते हैं वो डाल दिए। उसके बाद इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर भी जाएगा, योगर्ट भी जाएगी, ब्राउन अनियन का पेस्ट जाएगा, एलमंड्स, केवड़ा, वाटर और ग्रीन चिलीज, क्यूमिन पाउडर और सॉल्ट। ये है जनाब इसके सारे इंग्रेडिएंट्स। जी, इस पॉइंट पे आके हमने जो ये अनियन का पेस्ट बना के रखा है, आपने अनियन को पहले ब्राउन करना है, उसके अच्छा। साथ थोड़ा सा पानी लेके आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। इसका अच्छा सा फाइन सा आपने पेस्ट बना लेना है। इसमें आपने ये ऐड करना है। कढ़ाई और कोरमे में यही फ़र्क होता है, कढ़ाई में जो है वो नहीं जाती है प्याज, कोरमे में प्याज का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ी सी आंच हल्की कर लें आपके कपड़े में। थोड़ा सा हम इसको फ्लेम को स्लो कर लेते हैं यहाँ पर और हम सही। इसको थोड़ा सा इसकी भुनाई करते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। जब तक आप बुनाई कर रही हैं, यकीन जाने अगर रमज़ान ना होता ना तो मैं आपसे पूछती कि मायदा चाय चाहिए और आपने कहना था कौन सी जनाब, तो मैंने कहना था लिप्टन ही तो है जनाब। तो भाई हमारे किचन की कैबिनेट्स में वो जो एक पुराना सा जार पड़ा होता है ना जिसमें पत्ती रखी होती है और अपनी हमारी अम्मी को वो बहुत अजीज़ होता है और वो कहती हैं कि जब यहाँ से जार उठाओ तो वहीं पे वापस रखना, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो जनाब उस जार का ख्याल किया है लिप्टन ने। इस दफ़ा इस रमज़ान हमारे लिए ख़ास तोहफ़ा लेके आया है, हमारी माओं के लिए ख़ास तोहफ़ा लेके आया है लिप्टन का ये गोल्डन कलर का जार ऑफ जॉय, जो कि मैं बहुत सारे ख़रीद के अपने किचन में जमा कर चुकी हूँ। ये आप देख सकते हैं। इसमें आप जनाब अपनी पत्ती को रखें, अपनी शुगर पॉट इसको बना सकते हैं, आप इसमें फ्लावर रख सकते हैं, राइस रख सकते हैं, बहुत कुछ इसमें रखा जा सकता है। तो इसने हमारे किचन की रौनक को और बढ़ा दिया है और ये ख़ास तोहफ़ा है अम्मियों के लिए, हमारे लिए लिप्टन की तरफ से खूबसूरत सा गोल्डन कलर का जार ऑफ जॉय। और जनाब लिप्टन की चाय जब जब बनती है हमेशा से हर बार गोल्डन कलर आता है और क्या खुशबू होती है कि दिल चाहता है कि बस इंसान ना एक कड़क सा कप चाय का हो जाए, फिर वो इतना फ्रेश हो जाता है कि सारे काम अपने निपटा लेता है। और सुबह सुबह तो बहुत ज़रूरी होता है भाई, आपको पता है मायदा, चाय का एक कप। चाय तो बहुत ज़रूरी है ना। अच्छा, ये हमने यहाँ पर जब प्याज डाली थी तो ये देखें इसका टेक्सचर यहाँ पे दानेदार और जो है थिक हो गया है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर दही डालनी है। दही को आपने फेंटे बगैर इसमें नहीं डालना है, ये इसका पूरा टेक्सचर कोरमे का ख़राब कर देगा। आपने इसको अच्छी तरीके से फेंटना है और फिर आपने ये दही इसके अंदर 1 कप जितनी दही आपने इसके अंदर ऐड करनी है। अब हम इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे, इसमें हम फिर नमक डालेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ेंगे और इसके बाद हम अपने आएंगे आलमंड स्ट्रॉबेरी शेक की तरफ। क्या बात है जी, आलमंड स्ट्रॉबेरी शेक की तरफ आप आएंगी और शाही देगी कोरमा आज इन प्रोसेस है। तो जो ख़वातीन हमें देख रही हैं घर में कोरमा बनाती तो होंगी, लेकिन अगर शाही देगी कोरमे की रेसिपी को फॉलो करेंगी तो आज कुछ अलग अंदाज का कोरमा बनेगा। तो बच्चे भी खुश होंगे, घर वाले भी खुश होंगे। तो लाजमी अफ्तार के लिए ट्राई करिए। अगर आपके पास चिकन पड़ी हुई है और अभी आपने नहीं सोचा था कि क्या बनाना है आज, तो हमने आज आपको ऑप्शन दे दिया है कि आप देगी चिकन कोरमा भी बना सकते हैं। अब हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना सॉल्ट डाल दिया है। अब हम इसके अंदर ग्रीन चिलीज डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें आप ना डालें। हमने तकरीबन 4 से 5 इसके अंदर ग्रीन चिलीज डाल दी हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर पकता रहेगा जब तक ये थोड़ा सा कुक होगा। हम अपने दूसरी रेसिपी की तरफ हम आ जाते हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए बंद कर ढक्कन ढक देंगे। और क्या खूबसूरत कलर है, मैं बताऊं कोरमा अगर आपका ब्लैक हो जाए ना तो फिर उस कोरमे का मजा नहीं आता। सैरिश, वो गलती ये होती है कि गरम मसाला पाउडर स्टार्टिंग में डाल देते हैं जिससे कोरमे का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और प्याज को जो है वो पहले से जब ब्राउन करते हैं तो मतलब स्टार्ट ही प्याज से करते हैं प्रोसेस को, तो इस वजह से कोरमे का आपका सारा कलर ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत कलर है जो कोरमा आपने बनाया है ना जी, और इसका प्यारा कलर आलमंड्स की वजह से और कोकोनट फ्लेक्स की वजह से भी आता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमारा पकेगा थोड़ी देर के लिए। अब हम जो है वो हमारा स्ट्रॉबेरी आलमंड शेक की तरफ आ जाएंगे, जो कि हमारा बनेगा करशी की जामे शीरी से, जिसमें हम ये जामे शीरी का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर ब्लेंडर को ले लेंगे,
हम इसके इंग्रेडिएंट्स को पहले देख लेते हैं। हम इसके अंदर 20 एलिमेंट्स लेंगे, हम इसके अंदर मिल्क लेंगे, स्ट्रॉबेरीज लेंगे, शुगर लेंगे और करशी की जामे शीरी डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे करशी की जामे शीरी से टॉप करके। ठीक है, हमने यहाँ पर मिल्क लिया, तकरीबन हम यहाँ पर 2 कप जितना मिल्क लेंगे। हम यहाँ पर 1 कप जितनी स्ट्रॉबेरीज यूज़ करेंगे। ज़बरदस्त। ठीक है, शुगर हम तकरीबन 2 टेबलस्पून जितनी यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि करशी का जामे शीरी भी मीठा होता है। हम यहाँ पर बादाम लेंगे, हमने इसको यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 अदद हमने बादाम लिए हैं। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे करशी का जामे शीरी। यहाँ पर हम तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना जामे शीरी डालेंगे और हम इन सारी चीज़ों को एक साथ ब्लेंड कर देंगे और ब्लेंड करने के बाद हम इसको सर्व कर देंगे। ज़बरदस्त। चलें, आप जब तक इसको ब्लेंड कर रही हैं मैं नाज़रीन को बता देती हूँ। इसमें हमने 20 एलिमेंट्स लिए हैं। 1 लीटर फ्रेश मिल्क आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। 6 टेबलस्पून जामे शीरी के शरबत के यूज़ कीजिए और इसमें आप स्ट्रॉबेरीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा स्ट्रॉबेरी आप चाहते हैं कि आपको फ़ील हो तो ज़्यादा डाल लें। और दूसरा, इसमें हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून शुगर के ऐड किए हैं और ये बड़ा एक हेल्दी सा एक ड्रिंक बन गया जो कि अफ्तार में आप अगर पिएंगे तो बड़ा रिफ्रेशिंग लगेगा। ये हमारा बस रेडी हो गया है। ठीक है, इतना जल्दी हमने ये ड्रिंक रेडी कर लिया। हम इसको यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। क्या बात है मायदा, आपकी ये बेहतरीन। हमारा करशी का स्ट्रॉबेरी एलमंड शेक हमारा रेडी हो गया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर अपने दोबारा कोरमे की तरफ आ जाते हैं। सही। ठीक है, हमारा ये कोरमा देखें ऑलमोस्ट ये भी रेडी है। उसके ऊपर तरी आ चुकी है, तरी ऑयल आ इसमें चुकी छोड़ दिया है और कलर देखें बिल्कुल इसका अच्छा, खराब इस नहीं वक्त ना हुआ। स्ट्रॉबेरी शेक के जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये एलमंड स्ट्रॉबेरी मिल्क के, वो स्क्रीन पे आ रहे हैं। 20 एलिमेंट्स हैं, 1/2 लीटर फ्रेश मिल्क है, 6 टेबलस्पून जामे शीरी है, 4 जो है इसमें कार्डेमन्स हैं स्मॉल, स्ट्रॉबेरीज़ हैं जितनी आप डालना चाहें, शुगर भी एज रिक्वायर्ड है जितनी आप डालना चाहें और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें और क्या मज़े का ड्रिंक बनेगा जो कि आप अपने अफ्तार में नोश कर सकते हैं। जी, ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो हमारा ज़ीरा पाउडर है, तकरीबन 1 टीस्पून जितना। ये हमारा गरम मसाला पाउडर है, ये 1 टीस्पून जितना हम डालेंगे कि इस पॉइंट पे आपने डालना है जब ये ऑलमोस्ट रेडी होने की तरफ आ गया है। और हम इसमें 2 ड्रॉप तकरीबन केवड़े एसेंस के डालेंगे, ज़्यादा हम नहीं डालेंगे इसको। ये हमने 2 ड्रॉप्स इसके अंदर केवड़ा एसेंस डाल दिया। हम इसको बस मिक्स करेंगे और ये हमारा कोरमा, दानेदार कोरमा रेडी है। देखें बिल्कुल परफेक्ट ये इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है। हम बस इसको यहाँ पे मिक्स करने के बाद इसको जब तक हम यहाँ से क्लीन कर रहे हैं हम इस पे ढक्कन ढक के इसको छोड़ देंगे। ज़बरदस्त। अब हम यहाँ से अपनी जगह को क्लीन कर लेते हैं। इसको हम इसको सर्व करेंगे इस हांडी के अंदर। हम इसको पहले अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स अच्छा, पता है कोरमा भी बड़ी स्पेसिफिक डिश है। हर किसी की कोरमे का जायका भी कोरमे की तरह का नहीं होता। समटाइम्स समझ आता है कि बस कुछ सालन है। हाँ, सालन बन जाता है, वो ऐसे ही है। ये हम ये देखें इसके ऊपर तरी आ चुकी है। अब आप इसको सर्व कीजिए। अब हम इसको सर्व करते हैं कोरमे को। कोरमे की शक्ल बता रही है कि कोरमा बहुत लजीज बना है। इसका कलर देखें कितना सुनहरी है और ये ना आपने ना इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इसका जो कलर है वो ख़राब ना हो, वरना बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। वो कुछ ना एक लगी लगी सी स्मेल आती है फिर कोरमे में से। ऐसे ही है। तो आप कोशिश करें हमेशा कि कोरमे का कलर जो है वो एक तो प्याज़ों की वजह से और एक गरम मसाला एंड में डालने से ठीक रहता है। अगर आप शुरू में प्याज फ्राई कर देंगे और ज़्यादा लाल हो जाएंगे तो आपका कोरमा ब्लैक कलर का हो जाएगा। ऐसे ही, अगर ज़्यादा लाल आपने प्याज को पहले कर लिया तो वो आपका कोरमे का कलर बिल्कुल ख़राब कर देगा। सही, चलें जी, वेरी नाइस। ठीक है, हम इसको सर्व और कर चिकन तो माशाल्लाह वैसे ही ऐसी एक मीट है कि फटाफट गल जाता है। फटाफट गल जाता है और जब मैरिनेट करके रखो तो उसमें वैसे ही थोड़ा सा वो ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाता है। ज़बरदस्त। मैदा आप उठा के भी डाल सकती हैं। नहीं, ये बस हमारा
चलें जी, हमारी दोनों रेसिपीज़ ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। अगर आपने रेसिपीज़ को नोट कर लिया है तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल, यूट्यूब पर जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिएगा। कोई फरमाइश है तो आप कर सकते हैं, हम उसे कंसिडर करेंगे। और देखना मत भूला करें, डेली देखा करें और अपने अफ्तार में इन डिशेज़ को, इन रेसिपीज़ को लाजमी ट्राई किया करें। आपके घर वाले भी खुश होंगे, आपकी बहुत तारीफ़ होगी। तो शेफ़ मायदा का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। और इस वक्त मैं चाहूँगी कैमरामैन थोड़ा सा ज़रा हमारे नाज़रीन को दिखा दें कि हमारी इन दोनों रेसिपीज़ की शक्ल बनने के बाद क्या है। और अदरक तो भाई इसके ऊपर जब जिंजर डलता है ना तो वो 4 चांद लग जाते हैं। हम सालन बादाम को, से कोरमे इसको, बादाम हमने भिगो के छील के हमने इसको यहाँ पर कट करके रखा था। ये हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं। ज़बरदस्त मायदा, बेहतरीन। चलिए जी, ये आपके सामने है कोरमा और हमारा स्ट्रॉबेरी आलमंड मिल्क। चलें, थैंक यू सो मच मायदा। नाजरीन होसो, आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। अब मुझे और मायदा को बोल के जायके से इजाज़त दीजिए। वापस चलते हैं मुदस्सिर के पास। वेलकम बैक। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल में और सहर ज़ुहैब इस वक्त वापस आ चुकी हैं बोल के जायके के किचन से। और आज बड़ा ज़बरदस्त खाना वो बना के आई हैं, लेकिन इस वक्त बाकी शहरों में क्या कुछ बन रहा है, इफ्तार की तैयारियां हो रही हैं, उसकी हम बात करेंगे। और इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं आलिजा, हमारे नुमाइंदे। आलिजा, इस्लामाबाद में कैसी तैयारियां हैं आज रमज़ान मुबारक इफ्तार में? माह सयाम की रौनकें जारी और सारी हैं। इस बाबरकत महीने की वसादत से मुखय्यर हजरात गरीब मुफलिस नादार लोगों की मदद कर रहे हैं और हर दस्तरखान हमें नज़र आता है कि भरा हुआ है। लोग अफ्तार करा रहे हैं, सहर करवा रहे हैं। इस वक्त हम मेलोडी मार्केट इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आप मेरे अकम में देख भी सकते हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो मेलोडी मार्केट के जो मुखय्यर हजरात हैं, ताजिर तंजीम हैं, वो यहाँ के इमाम मस्जिद के साथ मिलकर यहाँ पर बड़ी तादाद में एक लंगर का एहतमाम करते हैं। अफ्तारी करवाई जाती है, सहरी करवाई जाती है और उसका सिलसिला पूरे रमज़ान जारी और सारी रहता है। हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं भाईजान कैसे देखते हैं इस इक़दाम को। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं, अफ्तार करते हैं, अपना रोज़ा अफ्तार करते हैं। किस कदर ये नेकी का काम है और आप भी यहाँ पर अफ्तारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बस सर, ये बड़ा अच्छा एक नेकी का इक़दाम है और इसमें जो है ये तो एक सदका जारिया है और ये हमें सभी को एक करना ही चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा काम है ये लाजमी नहीं कि एक सावे इक़्तिदार के ये कर सकता, नहीं, ये तो हर बंदा कर सकता है। चाहे एक खजूर का, अगर आपकी अच्छी नीयत है, एक खजूर भी आप सदका कर देते तो वो हदीस में आता है वो पहाड़ से भी ज़्यादा है। तो ये इन लोगों का जो इक़्तिदाम बहुत अच्छा है। यहाँ पर रोज़ाना की तादाद में बड़ी लोग आते हैं और ये बड़ी अच्छी इफ्तारी का इनका इंतज़ाम है। और दूसरी बात, इनका इखलाक भी बड़ा अच्छे तरीके से बैठाते हैं। आते जाते मुसाफिर लोग, एक बंदा जा रहा है घर में, उसको लेट हो रही है तो वो कहता है कि टाइम मेरे पास थोड़ा है, वो भी बैठ जाते हैं और उसमें वो शामिल हो जाते हैं। ये एक तरह की नेकी है और हमेशा रहने वाली एक नेकी है। बहुत शुक्रिया, आपने जाना कि यहाँ पर मुसाफिर भी हैं और मेलोडी मार्केट में हॉस्टल भी काफ़ी हैं। दीगर शहरों से यहाँ पर तुलबा भी बड़ी तादाद में आए हुए यहाँ पे रहते हैं, तो उनके लिए भी आसानी हो जाती है। वो यहाँ पर बैठ के अफ्तार कर लेते हैं और दुकानदार भी अफ्तार करते हैं। इसी तरह जो नमाज़ पढ़ने आते हैं वो भी अफ्तार करते हैं। तो एक रौनक लगी रहती है और एक पुरफ़िज़ा माहौल होता है, बाबरकत माहौल होता है और ये रमज़ान की बरकत से ही ये तमाम तर चीज़ें जारी और सारी हैं। रौनक सा माहौल है जो कि रमज़ान की खास बरकत है। बहुत शुक्रिया आलिजा, आपने हमें सूरत हाल दिखाई। अब कराची का रुख करेंगे जहाँ पर चीपा के दस्तरखान पर भी अफ्तार की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। काशान इस वक्त हमें बताएंगे वहाँ पर क्या माहौल है और क्या तैयारी चल रही है। जी काशान। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त छिपा के मरकजी दस्तरखान पर मौजूद हूँ। इफ्तार का जो है अब से कुछ देर में टाइम हो जाएगा। मेरे कैमरामैन यूसुफ आपको मनाजिर दिखाएंगे। यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है जो इफ्तार करने के लिए यहाँ पर छिपा के दस्तरखान पर मौजूद है, जो कि छिपा के रूबे रवा है मरकजी। उनसे हम बात करेंगे। रमज़ान छिपा जो है मेरे हमरा मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, इतने बड़े इंतजाम हैं आप करते हैं यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी बड़े इंतजाम है, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, बस देखें जनाब, छिपा फाउंडेशन और छिपा के तमाम रज़ाकार जो है वो हर साल जब आता है तो रमज़ान के महीने की जो रौनकें हैं
अफ्तार की और सहर की जो रौनक है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको ऐन मतलब है कि वो अपने उसी तरीके से मतलब है कि इफ्तार का इंतज़ाम और सहरी का इंतज़ाम किया जाए जिस तरीके से हमें बताया गया है, जिस तरीके से हमें दर्स दिया गया है, जिस तरीके से हमें तालीमात दी गई हैं। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो है वो छीपा का जो सहर व अफ्तार दस्तरखान है, उस पर जो अफ्तार के लिए जो लोग तशरीफ़ लाते हैं रोज़ा अफ्तार करने के लिए, तो उन रोज़ादारों की जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के भेजे हुए हमारे मेहमान हैं, ये सब देख रहे हैं आप, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे और तमाम बुज़ुर्ग यहाँ पर आए हुए हैं। और उनकी छीपा फाउंडेशन के रज़ाकार जो है वो अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ जो है उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनको रोज़ा अफ्तार करा रहे हैं। और यहाँ जो रोज़े के लिए जो अफ्तारी मतलब है कि सर्व की जाती है, वो आपके सामने। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि जो अफ्तारी अच्छी मतलब अच्छे से अच्छी जो अफ्तारी हो सके, वो कोशिश करते हैं कि हम जहाँ अपने रोज़ादार अफ्तार करने के लिए आने वाले लोगों को जो है रोज़े की अफ्तारी कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा कि रमज़ान छिपा में हमरा मौजूद थे, इनकी जानिब से बताया गया है कि इनके जो रज़ाकार हैं वो यहाँ पर इफ्तार सर्व कर रहे हैं। अब तक कुछ देर में कराची और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का टाइम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया काशान, हमें कराची की सूरत हाल से आगाह कर दे। आसिफ शहजाद इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस वक्त किस तरह से वहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं। और जी आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में जगह जगह पर पकवान की शॉप जो हैं वो खुल जाती हैं, क्योंकि अफ्तारी के वक्त शहरी बिला तातुल बाहर से ख़रीदारी करते हैं और अफ्तार के लिए चीज़ें ख़रीद कर ले जाते हैं। रमज़ान मुबारक में अफ्तार के वक्त दस्तरखान पर जो मुरब्बा है ख़ुसूसी तौर पर तैयार किया जाता है और यहाँ पर लिया जाता है। शहरी जो है बड़ी तादाद में ख़रीदते हैं। ये मुरब्बा कैसे तैयार होते हैं हम पूछेंगे इनसे, और शहरी किस तरह इसको ख़रीदते हैं और क्या क्या डिमांड करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। बस ये खुबानी का मुरब्बा है जी, ये चीनी में बनता है। खुबानी है, इसमें सेब है, गाजर है और अशरफी है, करवंदा है, ये चीज़ें डाल के ये मुरब्बा बनाते हैं। इसका काफ़ी बेहतरीन टेस्ट होता है। ये आलू बुखारे का सिर्फ ये हाजमे के लिए है। ये दोनों मुरब्बे ये पेशावर में ज़्यादा तक बिकते हैं और जगह जगह इसके स्टॉल लगे हुए हैं और अच्छी चीज़ होती है। शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये मुरब्बा जो है शहरी यहाँ पर आते हैं और ख़रीदते हैं। शहरियों का कहना है कि दस्तरखान पर इफ्तारी के वक्त मुरब्बा ना हो तो इसका इफ्तारी का मज़ा ही नहीं होता, तो इसलिए आते हैं। मुख्तलिफ फ्रूट पर मबनी जो अशिया और दीगर अशिया भी इसमें शामिल की जाती हैं। मुरब्बा आसिफ शहजाद, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, आज माह सयाम का तीसरा जुम्मा है और 18 रमज़ान मुबारक को तारीख़ के एतबार से देखा जाए तो आज के दिन अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल की। वैसे यौम जुम्मा की अहमियत से इनकार नहीं, जैसे जैसे अशरा मग़फ़िरत अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है, वैसे वैसे मसाजिद में नौजवानों का रुझान भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अब से ठीक 2 दिन बाद मुसलमान अपने रब को मनाने एतकाफ़ में भी बैठेंगे और अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगेंगे। आलिम कबूल में आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा मुफ्ती आबिद कादरी रिजवी साहब। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज का दिन एक तो जुम्मा है और वैसे भी रमज़ान मुबारक के जुम्मे की और रौनक होती है, जुम्मे में आम दिनों में भी देखते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अशरा मग़फ़िरत में, क्या मामूलात अब रखने चाहिए हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रमज़ानुल मुबारक और रमज़ानुल मुबारक के बाद के मामूलात के हवाले से इस आया मुबारका के अंदर जहाँ रोज़े की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र है और इसकी फ़र्ज़ियत का जो मकसद है वो भी इस आया मुबारका के अंदर बयान कर दिया गया है। रोज़े पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे, इस उम्मत पर भी फ़र्ज़ हैं और इसकी फ़र्ज़ियत का मकसद है कि लोग तकवा इख्तियार कर लें, अल्लाह के मुती व फरमाबरदार हो जाएँ। और रोज़ा इसकी एक बेहतरीन तरबियत है। हालत रोज़ा के अंदर घर के अंदर हर चीज़ मौजूद होते हुए भूखा प्यासा शख्स तन्हाई के अंदर भी कोई चीज़ ले जाकर खाने की कोशिश नहीं करता। उसके पेश नज़र सिर्फ एक बात होती है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, जबकि कोई उसे देखने वाला बज़ाहिर दुनिया में नहीं है। तो अगर इसी चीज़ को वो अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करे रमज़ान शरीफ के बाद भी और रमज़ान ही के अंदर खाने पीने के अलावा अपने बाकी दुनियावी मामलात, माशरती मामलात, हुकूक के मामलात, किसी भी मामले में कदम उठाते वक्त अगर उसके पेश नज़र ये बात रहे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो यकीनन वो गलती नहीं करेगा। और रोज़ा इसी मकसद के लिए फ़र्ज़ किया गया है कि वो अल्लाह के अहकामात के लिए ख़ुद को पाबंद कर ले। और जब वो पाबंद होगा तो इसके फ़वाइद उसकी ज़ात को तो होंगे, लेकिन इससे मुआशरे को भी बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे और एक बहुत बेहतरीन मुआशरे की क़याम में
लेकिन ये इसमें बड़ा मैं किरदार अदा चाहूंगी, करेगा। अलामा साहब, एक चीज़ जो कि हम लोग अक्सर नोटिस करते हैं वो ये कि रमज़ान में तो हम इस चीज़ का ठीक है ख्याल रखते हैं कि ज़ाहिर है कुछ रोज़ा भी होता है जिसकी पासदारी के साथ साथ हम पे फ़र्ज़ है कि हम इन चीज़ों से बचे जो हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ रमज़ान ख़त्म हुआ नहीं और उसके फौरी बाद से हमारे वही नाप तोल में कमी करना, झूठ बोलना और सारे छोटी-छोटी मामलात ही बातों में बदल जाते झूठ हैं। बोलना, कस्में खाना, सब कुछ बदल जाता है। तो ये जो मुआशरे की बेहतरी की आप बात करेंगे, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए तो नहीं हो सकती ना। अगर मुआशरे को बेहतर करना है तो हमारा तर्ज अमल मुस्तकिल यही होना चाहिए। तो ये क्या कि शैतान वाकई खुल जाता है? यहाँ मसला ये है कि हमने मसाइल शरिया को या अहकाम शरिया को बतौर इबादत लेने के बजाय बतौर रस्म के ले लिया है। जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो एक गहमा गहमी हो जाती है जैसे कोई त्यौहार आ गया है। लोग इसे एक इबादत की नज़र से देखने के बजाय त्यौहार के तौर पर ज़्यादा देखते हैं। जिस तरह आपने अभी देखा दस्तरखान्स लगे हुए हैं, इफ्तार और सहर में जो है ना एक रौनक बनी हुई है, घरों के अंदर भी एक चहल पहल है, ज़िंदगी के अंदर एक जैसे हंगामा सा बपा हो गया है। अब इस तौर पर तो हम इसे देख रहे हैं, लेकिन शरई नुक्ता नज़र से बतौर इबादत हुसूल तकवा के लिए इसका होना, इसे हम थोड़ा सा आगे अगर बढ़ाएं। खाने पीने से और ख्वाहिशात नफसानिया से तो हमने ख़ुद को रोक लिया है, लेकिन क्या रोज़ा सिर्फ इसी चीज़ से रुकने का नाम है? बल्कि रोज़ा तो असल में अल्लाह की इताअत का नाम है। जी। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ा और गैर रोज़ा दोनों हालतों में मना फरमाए हैं, लेकिन हम हालत रोज़ा में भी कर रहे होते हैं। जैसे एक आम बात है, हालत रोज़ा में लोग झूठ बोलते हैं, चुगली और ग़ीबत भी करते हैं, गालम गलोच भी लोग कर रहे होते हैं बाज़ लोग, जबकि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बाबत वाज़ेह फरमान है कि जो शख्स रोज़ा रख कर भी कौल ज़ूर यानी फ़ाहिश गोई को नहीं छोड़ता, तो फरमाया फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शरबहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसके फ़कत भूखे प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं है। वो तो गनियुन अनिल आलमीन है, वो तो अमाल से बेनियाज है। उसके अहकाम की फ़र्जियत का मकसद ही ये है कि बंदा मुती व फरमान बरदार बन जाए। अगर वो इताअत नहीं कर रहा तो इस एक अमल के साथ वो अपने रब को राज़ी नहीं कर सकता। तो रमज़ान का महीना असल में प्रैक्टिस है अल्लाह के इताअत की तरफ बंदे को लाने के लिए। इस माह मुबारक के अंदर एक अमल रोज़ा है जो हमें ये फ़िक्र दिलाता है कि मोमिन के पेश नज़र हमेशा ये बात होनी चाहिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है। लेकिन ये प्रैक्टिस का जो महीना है मुफ्ती साहब, ये प्रैक्टिस से जैसे कैंप है ना, कैंप लगा, उसमें ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग से निकलते तो बिल्कुल ही और हो जाता है। जैसे शवाल का इधर से चांद होगा, आप देखिएगा हर चीज़ बदल जाएगी। क्यों? असल में हम ट्रेनिंग असर नहीं हो पाता, कैंप में ट्रेनिंग नहीं कर रहे, हम इंजॉय कर रहे हैं उससे। ओके, अगर हम इसमें ये समझ लें कि चलें ये हमारी प्रैक्टिस है और हमने इसकी ट्रेनिंग लेनी है, खुद को तैयार करना है, तो जो बंदा किसी काम के लिए खुद को तैयार करने में मेहनत करता है तो बाद में कुछ वक्त तक तो उसे अप्लाई करता है। बिल्कुल, कि चलें मैंने इतनी मेहनत की है तो कुछ दिन तो सही, अगर आदत ना भी बन सकी। लेकिन यहाँ सूरत हाल वो है कि ट्रेनिंग में भी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसे एंजॉय कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, एक चीज़ जो कि अक्सर हम डिस्कस करते हैं बल्कि ऑब्जर्व करते हैं, दुनिया भर में आप देखेंगे कि रमज़ान के महीने में खाने पीने की चीज़ों के रेट्स कम हो जाएंगे। ये माशाल्लाह से एक ऐसा हमारा मुल्क है कि जहाँ पे रमज़ान आता है फलों की कीमतें आसमान पे चली जाती हैं, सब्जियाँ गरीब बंदे की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। वजह ये कि जो ताजिर हैं, दुकानदार, उनके लिए बरकतों का महीना होता है ना, तो वो बरकतें समेटते हैं, मेरा ख्याल है ये एक बड़ी वजह है। तो वो बरकतें समेटते भी हैं। अब इसमें भी वही बात है ना कि जो शख्स इतना बड़ा दस्तरखान लगा रहा है वो बजाय दस्तरखान पर लोगों को खिलाने की अगर रेट्स में सब्सिडी दिलवा दे तो लोग इज़्ज़त नफ्स के साथ सस्ती चीज़ खरीद कर ले जाएं। आपने महंगाई इतनी कर दी कि ख़रीद से जो है वो पहुंच से चीज़ निकल गई, अब आप मुझे दस्तरखान पे बिठा के खिला रहे हैं। एक खुददार आदमी तो कभी नहीं बैठ पाता। कौन अपने बच्चों के साथ जो है आकर किसी रोड के फुटपाथ पे किसी दस्तरखान पे बैठ कर खाएगा? ये बिलाशुबा मेरी बहन ने सही बात कही कि रब को राज़ी करने के बहुत सारे तरीक़ों में से एक तरीका ये है कि उसके बंदों के साथ मेहरबानी से पेश आया जाए, उसके बंदों पर रहम किया जाए। किसी को अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, ठीक है, मुल्की तौर पर हमारे मुआशी हालात कुछ बेहतर नहीं हैं, महंगाई हमारे यहाँ ज़्यादा है, लेकिन अगर किसी के पास इस्तिताअत है तो वो ख़ुद अपनी चीज़ों में कुछ सब्सिडी देकर, कुछ अपनी तरफ से रकम मिलाकर, कीमतें कम करके लोगों के लिए इन चीज़ों की रसाई जो है वो आसान बना दे। तो सस्ते बाज़ारों के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि दस्तरखानों की दस्तरखानों पर नहीं होना चाहिए। हाँ, सही। बल्कि यहाँ पर अगर मैं एक बात कहूँ, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने अपनी तंग दस्ती का जिक्र किया कि हालात ख़राब हैं। तो अब एक तरीका तो ये हो सकता था कि उसे कुछ दे दिया जाता, जिस तरह हमारे यहाँ हो रहा है, राशन डोनेट किए जा रहे हैं, दस्तरखान लगाए जा रहे हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया कि तुम्हारे पास घर में क्या है? तो उसने कहा कि मेरे पास एक टाट का टुकड़ा है और एक प्याला है, फ़कत यही चीज़ है।
तो आक़ाद वालम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि वो टाट का टुकड़ा और प्याला ले आओ। फिर आक़ाद वालम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस के अंदर उन चीज़ों को 2 दिरहम के एवज़ फ़रोख्त किया। किसी शख्स ने जब 2 दिरहम में ख़रीद लिए तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दिरहम उस शख्स को देकर फरमाया कि अब इससे अपने घर वालों के लिए खाना ख़रीदो, 1 दिरहम से खुलाड़ी लेकर आओ। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसके अंदर एक लकड़ी का दस्ता लगाया। फिर फरमाया कि अब लकड़ियाँ काट कर बेचो और अपने लिए तिजारत को इख्तियार करो। तो लोगों की तरबियत होनी चाहिए कि वो ख़ुद किसी तरह अपने पाँव पर खड़े हों, बजाय इसके कि किसी मजबूर परेशान हाल को कह दिया जाए कि ठीक है तुम इसकी फ़िक्र मत करो, खाना नहीं है हम दे रहे हैं ना, तुम बैठे रहो। तो ये मिजाज भी कौम का नहीं बनना चाहिए। सुस्त और काहिल कौम नहीं बनाई जाए, बल्कि लकड़ियां काट कर अपने खुद जो है ना इनसारी की तरफ वो बढ़ना। और इस ज़माने में भी इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। छोटी छोटी रकमों से लोगों ने कारोबार शुरू किए हैं और कर्ज किया जा सकता है, कर सकते हैं लोग, लेकिन अगर बिल्कुल लेकिन अगर हम उन्हें ये आदत डाल दें कि जी बस आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठें, राशन चाहिए राशन ले जाएं, खाना खाना है खाना खा लें, और फिर उससे लेकिन ये भी तो मुझसे कहा जाता है कि खाना किसी भूखे को खिलाना ये भी तो बड़ा अजर है। देखिए वो भूखा ज़रूरतमंद भी तो होना चाहिए ना, यानी कोई इंतहाई मजबूरी के हालत ज़रूरतमंदों का भी ये हालत है। 40-50 हज़ार रुपए वाला आदमी जो है वो 20-25-30 हज़ार रुपए के घर के किराया और आजकल बिजली के बिल हैं, वो तो बड़े बड़े लोगों की चीखें निकलवा दी हैं। बिल्कुल वो है, तो वो चले खाना पीना अगर कहीं से हो रहा है तो वो बाकी चीज़ें अपने काम काज से पूरा कर ले तो वो बेहतर नहीं है। वो भी तो एक मसला है इस वक्त, पूरा 50,000 करने वाला भी बेचारा 50,000 करने वाला, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस महंगाई के दौर के अंदर किराए के घर में अगर कोई शख्स रहता हो तो 50,000 उसके लिए नाकाफ़ी आमदनी है जिसमें वो अपने बीवी बच्चों का गुजारा कर सके। अगर वो ज़रूरतमंद है तो ज़कात, सदकात और एक दूसरे के साथ ताउन करने का शरीयत ने इसीलिए हुक्म दिया है। ज़कात की आपने बात की है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ज़कात नहीं निकालते, होने के बावजूद नहीं निकालते, और वो इस चीज़ से वाकिफ भी हैं कि कितना ज़रूरी है, उसके बावजूद वो गुरेज करते हैं। पता नहीं इसमें लालच है या क्या वजह है, बताएंगे कि इस हवाले से क्या अहकामात हैं ऐसे लोगों के लिए, ताकि पता तो चले लोगों को। कुरान करीम फुरकान हमीद अम्मा पारे के अंदर इस पर एक पूरी सूरह मुबारक है, सूरह हुमज़ा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। फरमाया कि अल्लज़ी जमा मालम व अद्ददा, वो लोग जो माल जमा करते हैं उसे गिन कर रखते हैं लेकिन उसका हक अदा नहीं करते, तो उनके लिए फरमाया कि बरोज़ क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जहन्नम के आग में डालेगा। अल्लाह। तो ये तो उसकी उखरवी सज़ा है, लेकिन दुनियावी तौर पर भी जब मुआशरे में मुआशियात के एतबार से बैलेंस नहीं होगा, गरीब जब खाने की रोटी से महरूम हो जाएगा तो 2 ही तरीके हैं, या आप उसे दे दें या वो छीन ले। तो आप उसे इस कदर मजबूर ना करें कि वो जराइम पर उतर आए, वो आपसे ज़बरदस्ती आकर छीन ले। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके माल में उसका हक रखा है, अगर हम मुआशरे के अंदर हर शख्स जो ज़कात देने वाले हैं वो अपनी ज़कात मुस्तहिकीन तक पहुंचा दें तो मुआशी बैलेंस हो जाएगा। जो ज़कात देने वाले हैं वो भी जब मतलब ज़कात देनी होगी वो तो देंगे, लेकिन जहां पर अपने मुलाजिम का हक अदा करना होगा वहां वो काट लेंगे। असल में ज़कात देने में मैंने कहा ना कि मुस्तहिक को हम दें। हमारे यहाँ मुस्तहिक किसको समझ लिया गया? जो आपके सामने आकर गिड़गिड़ा कर हाथ फैला कर मांगे, उसे हम मुस्तहिक कह रहे हैं। जबकि कुरान करीम ने ऐसे लोगों को मुस्तहिक नहीं बल्कि मुस्तहिक उनको फरमाया कि जो खुददार लोग हैं, लिपट लिपट कर नहीं मांग सकते, आपके पास नहीं आ सकते, आपके ख़ानदान में हो सकते हैं, आपके पास काम करने वाले लोग हो सकते हैं, आपके मोहल्ले के लोग हो सकते हैं। तो जैसे अभी भाई ने बात की कि आज तो 40-50 हज़ार कमाने वाला भी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है, तो जिस शख्स की एवरेज सैलरी हमारे यहाँ 25-30 से ऊपर नहीं है, तो अगर 40-50 हज़ार कमाने वाले शख्स को बता के ज़कात दी जाए तो ठीक है, या खुददारी उसकी भी बरकरार रहे तो वो बगैर बताए अपनी ज़कात अदा हो जाए और उसकी मदद हो जाए, ऐसे कर लिया। मसला शरइया यही है कि अगर कोई शख्स फ़र्ज़ कीजिए मेरे ख़ानदान का है, अब ख़ानदान में ये मामला ज़्यादा होता है कि अगर मैं कहूँ ना कि मुझे अपने भाई को ज़कात देनी है तो वो कभी भी नहीं लेगा, वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को मेरे सामने मजबूर नहीं करेगा। तो शरई मसला ये है कि उसे बगैर बताए ज़कात की नीयत से हम उसकी मदद करते हैं तो ज़कात भी अदा हो जाएगी और उसकी मदद हो जाएगी। इस तरह होना चाहिए, बिल्कुल ये करना चाहिए। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो है वो अलामा साहब यहाँ पर ये आपसे जानना चाहेंगे कि अब लोगों को ये होता है कि बहन भाई को ज़कात ना दे, तोहफ़तन कहकर बोल के कि ये तोहफ़ा है, ये आपके लिए, बच्चों के लिए, तो ये ज़कात में ही नीयत अगर ज़कात की है, नीयत ज़कात की, पैसा ज़कात का, तोहफ़ा बोलकर उनकी इज्जत नफ्स और खुददारी को बरकरार रखने के लिए दिया जाता है तो ज़कात हो जाएगी। सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक और बात है, एक शख्स की ज़कात निकलती है 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए 2-2 हज़ार करके तकसीम करता है। ये तो बड़ा रिवाज, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कि 2 हज़ार से आप किसी की क्या जरूरत पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल। आपने अगर रब को राजी करना है, आप एक ही बंदे को उससे कुछ इतना करके दे दें कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ज़कात के पैसों से अगर मैं राशन तकसीम करना चाहूँ
क्या राशन भी ज़रूरत है ना, और मुझे पता है ये ज़रूरतमंद है, तो उसको राशन जब मैं दे रहा हूँ तो क्या राशन दे सकते हैं, उसको कैश में दूँ? नहीं, उसको कैश में देना पड़ेगा। अच्छा, आप तो राशन दे रहे हैं, लेकिन उसकी ज़रूरियात राशन के अलावा और हो सकती हैं। आजकल हमारे यहाँ गैस की लोड शेडिंग बहुत है, आपने राशन दे दिया, उसके घर में सिलेंडर के अंदर गैस नहीं है, ये भी तो मुमकिन है कि इसके अलावा कोई और भी उनको ज़कात दे रहा हो, वहाँ से भी ज़रूरत पूरी हो रही हो। असल में ये एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाना इसलिए पड़ता है कि ज़रूरत के मुताबिक कोई दे नहीं रहा। सही, थोड़ा थोड़ा किसी ने राशन दे दिया तो किसी ने 2000 रुपए कैश दे दिए, अब कोई और ज़रूरत पेश आ गई है तो किसी और के दरवाजे पे जाएं। उसके बजाय अगर मेरी ज़कात 1 लाख रुपए बनती है, मैं देखता हूँ मेरे पास एक बंदा काम करता है, मुलाजिम आदमी है, इसके महीने का खर्चा 30,000 रुपये है। सही, मैं 30,000 रुपये अल्लाह की रज़ा की नीयत से ज़कात के मद में उसके हाथ पर रख देता हूँ। मैं नहीं समझता कि फिर उसे इस महीने के अंदर किसी और से कोई मदद तलब करने की ज़रूरत होगी। तो किसी की इस तरह से भी हो सकता है कि किसी की मुलाजमत में 30,000 फिक्स हुआ है, ज़कात 2-3 लाख रुपए बन रही है, और मेरे नज़दीक तो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक वो मुलाजिम है, 30,000 पे मेरे एग्रीमेंट हुआ है, तो मैं 30 की बजाय उसको हर महीने 35,000 रुपया अपनी ज़कात को फिक्स कर दिया कि इसको मैं दूंगा पूरा साल। तो ये आपने ये जहन बना लिया कि 30,000 इसकी वो सैलरी है जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए काम कर रहा है। अच्छा, 5,000 रुपए इसकी इमदाद के तौर पर मैं हर महीने अपनी ज़कात की मद में से इसकी आमदनी में इजाफा करूंगा ताकि इसका गुजर बसर अच्छा हो। इससे बेहतर क्या हो सकता है? और तो ये बेहतरीन तरीका है कि अपने करीब लोगों की मदद की जाए, और उनका हक ज्यादा है, और ऐसे ही लोग खुद मेहनत कश है ना, हाँ, मेहनत करने वाला ही खुददार आदमी होता है। अच्छा, अब वो लोग जो कि दिखावा करते हैं, ज़कात जब किसी को देते हैं तो बाकायदा सबको बता के दिखा के देते हैं, भले नियत ज़कात देने की है और ठीक है, नेक मकसद के लिए भी है, लेकिन ये दिखावा उस नेकी को कितना ख़राब करता है, जरा ये भी बताइए। इस हवाले से कुरान करीम फुरकान हमीद की वाज़ेह आया मुबारक है, फरमान रब्बुल आलमीन है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, कि सदका या ज़कात ये भी सदकात की एक किस्म है, देने में अगर 2 काम किए जाएँ तो ये बातिल हो जाता है, सिरे से इसका सवाब ख़त्म हो जाता है। वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक एहसान जतलाना, दूसरा अज़ियत देना। अल्लाह, अब मैं अपनी ज़ात पे रखकर सोचता हूँ ना कि किसी ने अगर किसी मुश्किल वक्त में मेरी मदद की हो और फिर 4 लोगों के दरमियान वो ये जाहिर कर दे कि मैंने दिया था, तो मैं इससे बहुत तकलीफ महसूस करता हूँ। ये अजियत की बात है। सही बात। अगर इस तरह अजियत दी गई तो फिर उसका सवाब ख़त्म हो गया। यही मामला जो है एहसान जतलाने के साथ है, देकर फिर एहसान जतलाना कि मैंने दिया मैंने दिया मैंने दिया, तो फिर सवाब से वो महरूम हो जाएगा। अगर ज़कात है तो असल जो काम है वो है कि बहुत शुक्रिया मुफ्ती आबिद रज़ा काजी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और आज जनाब बड़े एक सैर-हासिल गुफ्तगू हुई है कि अगर आप सदका खैरात ज़कात में हैं तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए कीजिए। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल और सैरिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।